एक जॉइंट हिंदू फैमिली में तीन भाई एक साथ रहते हैं। एक दिन बड़े भाई ने आकर कहा कि मैं इस प्रॉपर्टी को, इस हाउस को सेल कर दूंगा, इस हाउस को बेच दूंगा। दोनों छोटे भाइयों ने ऑब्जेक्शन रेज करा कि आप ऐसा नहीं कर सकते, प्रॉपर्टी की अभी पार्टीशन नहीं हुई है, किसका कितना शेयर है ये डिफाइंड नहीं है, फादर की डेथ हो चुकी है, आपको कोई राइट नहीं है कि आप इस प्रॉपर्टी को सेल कर सकें, इस हाउस को बेच सकें। लेकिन वो जो बड़ा भाई है वो बाहुबली है, उसने उसने वो नहीं माना, उसने धमकी दे दी कि नहीं मैं इस घर को बेच ही दूंगा। अब जो दोनों छोटे भाई हैं उनके पास क्या रेमेडी है, क्योंकि लॉ तो कहता है वेयर देयर इज अ राइट देयर इज अ रेमेडी। तो अब क्या रेमेडी है, कैसे रेस्ट्रेन कर सकते हैं उसको कि वो उस प्रॉपर्टी को, उस हाउस को सेल ना करे। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आप साउथ इंडिया की ट्रिप पर गए हैं और जब आप रामेश्वरम और कन्याकुमारी के दर्शन करके लौटे तो आपके पड़ोसी ने आपकी प्रॉपर्टी में जो गार्डन है उसके ऊपर एक दीवार खड़ी कर दी है, या दीवार खड़ी करने की तैयारी कर रहा है। या मान लीजिए आपने अपना घर किराए पे दिया है तो टेनेंट ने ही कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन कर ली है या वो करने की तैयारी में है, तो आप उसे कैसे रोकेंगे, क्या क्या तरीका है, क्योंकि आपका राइट इन्फ्रिंज हो रहा है, आपका जो राइट है वो इन्फ्रिंज हुआ है, तो आपके पास क्या रेमेडी है। एक और एग्जांपल लेते हैं। आपका एक बिजनेस है, जो आपका ट्रेड नेम है, जो आपकी गुडविल है, उसका यूज करके कोई और उसको यूज करना चाहता है, उस ट्रेड नेम को यूज कर रहा है और उससे आपकी गुडविल और रेपुटेशन जो मार्केट में है उसका नुकसान हो रहा है। तो आप कैसे उसको रेस्ट्रेन करेंगे, कैसे रोक सकते हैं, क्या रेमेडी है आपके पास। नमस्ते, मैं हूं एडवोकेट उज्जवल दुबे और इन सभी इलस्ट्रेशंस में जो मैंने आपसे शेयर करे, रेमेडी क्या है, ग्रांट ऑफ इंजंक्शन बाय सिविल कोर्ट। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज इंजंक्शन, इंजंक्शन है क्या। तो इंजंक्शन एक्चुअली इज अ जुडिशियल प्रोसेस बाय विच कोर्ट either directs a party to do something or to refrain from doing something। या तो तुम ये काम करो या फिर अगर कर रहे हो तो रुक जाओ। जैसे कि अगर कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन खड़ी करने के लिए तुमने ईंट पत्थर गिरा दिए हैं तो तुम रुक जाओ, इलीगल कंस्ट्रक्शन तुम अब स्टार्ट नहीं कर सकते। या फिर अगर तुमने इलीगली कंस्ट्रक्ट कर दी है वॉल तो उसको डिमोलिश कर दो। ये दोनों ही ऑर्डर पास किए जा सकते हैं इसमें। या फिर कोई ऐसा काम करने के लिए भी कहा जा सकता है या कि कोई किसी काम को रोकने के लिए भी कहा जा सकता है। इंजंक्शन जो जुडिशियल ऑर्डर है इसमें एक्चुअली अदर पार्टी को, जो दूसरी पार्टी है, जो डिफेंडेंट है, उसको या तो परफॉर्म करने के लिए कहा जाएगा या फोबियर करने के लिए कहा जाएगा। दिस इज व्हाट इंजंक्शन इज। अब इंजंक्शन, नाउ द क्वेश्चन इज हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इंजंक्शन। तो तीन तरह के हैं, टेम्पररी, परमानेंट और मैंडेटरी। टेम्पररी इंजंक्शन इसको इंटरिम इंजंक्शन भी कहते हैं, परमानेंट इंजंक्शन इसको परपेचुअल इंजंक्शन भी कहते हैं, एंड मैंडेटरी इंजंक्शन। नाउ द क्वेश्चन इज वेयर इज इट डिफाइंड, कहां है इसके बारे में। तो एक जनरल आंसर आता है कि सीपीसी ऑर्डर 39 रूल्स 1 एंड 2। बट मैं यहां पर यह बता दूं लॉ स्टूडेंट्स के लिए कि जो ऑर्डर 39 रूल्स 1-2 है ये इसका प्रोसीजर है, इंजंक्शन फाइल करने का प्रोसीजर है। बट इंजंक्शन डिफाइंड है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में, सेक्शन 37, 38, 39 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। अब हम एक एक करके इंजंक्शंस को, तीनों टाइप्स को डील करते हैं। फर्स्ट इज टेम्पररी इंजंक्शन। तो टेम्पररी, नाम से यह स्पष्ट है कि टेम्पररी कहने का मतलब है कि जब तक कि ये ऑर्डर है, जब जिस डेट तक के लिए ये ऑर्डर दिया गया है उस डेट तक ऐसा नहीं करना है। जैसे मान लो कि आपका किसी व्यक्ति के साथ एक प्रॉपर्टी को लेकर डिस्प्यूट चल रहा है, एक डिक्लेरेशन ऑफ टाइटल को लेकर डिस्प्यूट है, उसी बीच जो वो सूट चल रहा है उसी बीच क्या हुआ कि उस व्यक्ति ने वहां पर कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन कर दिए या करने की सोच रहा है। आपने उसको मना करा बट वो नहीं मान रहा, वो फिर भी कह रहा है कि मैं यहां पर कंस्ट्रक्शन करूंगा।
आपने उससे बताया कि अभी ये प्रॉपर्टी किसके किसके हिस्से में है, या ये वाला हिस्सा आपका है या मेरा है, ये डिसाइडेड नहीं है, फिर भी उसने कहा कि नहीं मैं तो यहां पर एक वॉल अपनी वॉल मैं इरेक्ट करूंगा ही, उस केस में आप क्या करेंगे? आपको इंस्टेंट रेमेडी चाहिए। उस वक्त आपको तुरंत ये चाहिए कि जो वो व्यक्ति वो कर रहा है, जो वो वॉल खड़ी कर रहा है वो गलत है, आप उसको रोकें। तो उसके लिए क्या है, वो स्टेटस को बनाए रखने के लिए कि जैसी स्थिति है वहां पर वैसी ही बनी रहे, उसके लिए जो इंजंक्शन ग्रांट होगा दैट इज टेम्पररी इंजंक्शन। वो उसकी टेम्पररी इंजंक्शन कोर्ट कैसे ग्रांट करती है? कोर्ट ग्रांट करने के लिए बाध्य नहीं है टेम्पररी इंजंक्शन। टेम्पररी इंजंक्शन ग्रांट करने के लिए कोर्ट बाध्य नहीं है, लेकिन कोर्ट का डिसीजन आर्बिट्रेरी भी नहीं होना चाहिए। फिर सवाल है कि कोर्ट क्या क्या पॉइंट को कंसीडर करेगी? कोर्ट देखेगी कि प्राइमा फेसाई केस है या नहीं। प्रथम दृष्टया कोर्ट को अगर ऐसा लगता है कि हां यहां पर जो ये वॉल इरेक्ट की जा रही है ये गलत है, ये इलीगल कंस्ट्रक्शन है, अगर प्राइमा फेसाई ऐसा लगता है, अगर इसको नहीं रोका गया तो इररिपेरेबल इंजरी हो जाएगी कॉज प्लेंटिफ को, और बैलेंस ऑफ कन्वेनियंस इज ऑल्सो इन फेवर ऑफ प्लेंटिफ। तो ये 3 पॉइंट हैं। इंजंक्शन ग्रांट करने के लिए मैजिस्ट्रेट बाध्य नहीं है, ये डिस्क्रिशनरी इक्विटेबल रेमेडी है। इंजंक्शन जो है, इंजंक्शन इज अ डिस्क्रिशनरी इक्विटेबल रेमेडी। तो इन तीनों ही कंडीशंस को सेटिस्फाई किया जाएगा कि देयर इज अ प्राइमा फेसाई केस, बैलेंस ऑफ कन्वेनियंस इन फेवर ऑफ प्लेंटिफ। अगर ग्रांट नहीं किया गया, इररिपेरेबल इंजरी विल बी सफर्ड, मतलब प्लेंटिफ को इररिपेरेबल इंजरी होगी। तो अगर ये सारे कंडीशन सेटिस्फाई होते हैं तो उस केस में कोर्ट क्या करेगी? टेम्पररी इंजंक्शन ग्रांट करेगी। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कोई ऐसी जगह है जहां पर, या कोई ऐसी झुग्गी झोपड़ी है जहां 1-2 हजार लोग काफी टाइम से रह रहे हैं, 20-25 सालों से रह रहे हैं। एक दिन कोई एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट वहां आता है और आकर ये कहते हैं कि अब ये जगह आपने खाली करनी होगी क्योंकि ऐसा गवर्नमेंट का ऑर्डर है। दे आर इन सेटल्ड पोजेशन, बट गवर्नमेंट ऑफिशियल इज सेइंग कि आपको फोर्सिबली यहां से डिस्पोजेस कर दिया जाएगा अगर आपने ये जगह खाली नहीं करी। तो अब उनके पास क्या रेमेडी है? उनके पास ये रेमेडी है, क्योंकि पोजेशन यहां पर सेटल्ड है। एक यहां पर मैं आपको और एग्जांपल दे दूं कि अगर कोई ऐसा लैंड है जो कि वैकेंट है, गवर्नमेंट लैंड है, वैकेंट है, और कोई वहां पर अपनी झोपड़ी खड़ा बनाकर रहने लगता है और कुछ समय बाद वहां से उसको पुलिस या एमसीडी के ऑफिशियल्स या डीडीए के ऑफिशियल्स उसको हटा देते हैं, तो वहां पर वो सेटल्ड पोजीशन में नहीं है, क्योंकि वो कुछ महीने ही वहां पर रहा है, उसने वो इलीगली वहां पर करा है, वहां पर राइट नहीं है। राइट जहां है वहीं रेमेडी है, वेयर देयर इज अ राइट देयर इज अ रेमेडी। लेकिन लॉ ये कहता है कि जहां पर पोजीशन सेटल्ड है, सेटल्ड पोजीशन है, वो कब्जे में काफी लंबे समय से है, तो उस केस में जो उसको डिस्पोजेस किया जाएगा, डिस्पोजेशन ओनली विल बी अकॉर्डिंग टू ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ, ओनली आफ्टर फॉलोइंग द ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ। अगर प्रोसीजर ऑफ लॉ फॉलो नहीं किया गया है तो वहां पर से उसको सेटल्ड पोजीशन से हटाया नहीं जा सकता। इसके लिए पब्लिक प्रेमाइसेस अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेंट्स एक्ट भी है। और फिर उन केसेस में भी जहां पर कि टेनेंट है, टेनेंसी है, सेटल्ड पोजीशन है, काफी टाइम से है, ही इज अ लाइसेंसी, तो राइट है वहां पर। अगर लाइसेंसी है, वो काफी लंबे समय से वहां पर रह रहा है, तो उसको फोर्सिबली डिस्पोजेस करना, उसके लिए वो सूट ला सकता है, उसके लिए वो इंजंक्शन के लिए ग्रांट ऑफ इंजंक्शन क्लेम कर सकता है सिविल कोर्ट से। एंड उसके बाद जो कंडीशंस है, जो क्राइटेरिया लेट डाउन किए गए हैं, उनको देखने के बाद दिस इज द डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट कि वो उसमें इंजंक्शन ग्रांट करेगी या नहीं करेगी। कई बार ऐसा होता है कि कई केसेस ऐसे आते हैं कि डीडीए या एमसीडी ने नोटिस भेज दिया, बोला कि सर्टेन पार्ट जो आपके बिल्डिंग का है इसको डिमोलिश किया जाएगा। अभी कंगना रनौत के केस में भी बिल्डिंग डिमोलिशन हुई थी। तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि अगर बिल्डिंग, अब आपके पास सैंक्शन प्लान है, आप कह रहे हो मेरे पास सैंक्शन प्लान है, मैंने जो डीडी और एमसीडी का जो डायरेक्शंस था उसको मैंने फॉलो करा है, तो आप कोर्ट में जाते हो कि आप उनको रेस्ट्रेन करें कि वो हमारी बिल्डिंग को डिमोलिश नहीं करेंगे। कोर्ट उसमें डायरेक्शंस पास करती है, डायरेक्शन देती है कि हाँ इसमें इंजंक्शन ग्रांट किया जाता है, जो स्टेटस को है वैसा ही रहेगा जब तक कि उसको मैटर को डिसाइड ना किया जाए, क्योंकि उसमें तो टाइम लगेगा।
उसको डिसीजन आने में आफ्टर टेकिंग एविडेंस, आफ्टर हियरिंग बोथ द पार्टीज, डिसीजन, फाइनल डिसीजन आएगा ऑन मेरिट। तो वो फाइनल डिसीजन जो ऑन मेरिट आएगा, जब परमानेंट इंजंक्शन ग्रांट किया जाएगा, कि परमानेंटली रेफ्रेन किया जाता है आपको कि आप कभी भी ऐसा नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसके पहले अगर वो तोड़ेगा, अगर उसने उसको डिमोलिश करना है, तो उस डिमोलिशन को रोकने के लिए, स्टेटस को बनाए रखने के लिए टेम्पररी इंजंक्शन ग्रांट किया जाएगा। तो ये था टेम्पररी इंजंक्शन और परमानेंट इंजंक्शन। सेक्शन 37 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, सेक्शन 38 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। इसको एक और उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपके नाम से एक ट्रेडमार्क है और उसी ट्रेडमार्क को या सिमिलर ट्रेडमार्क को कोई और भी दूसरी जो ब्रांड है वो भी यूज कर रही है, कोई दूसरी कंपनी भी यूज करने लगती है। आपको इसके बारे में पता लगता है, या फिर आपको ऐसा भी पता लगता है कि ये ऐसा करने की तैयारी में है, ऐसा करने की तैयारी में है, तो एंटीसिपेटरी इंजंक्शन भी आप क्लेम कर सकते हैं। तो एंटीसिपेटरी इंजंक्शन भी क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि आपको ये डर है, यू आर अप्रीहेंडिंग एन इंजरी टू योर प्रॉपर्टी, टू योर ट्रेड नेम, टू योर रेपुटेशन। एक और एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए एक पार्टनरशिप फर्म है, वो पार्टनरशिप फर्म में कोई फॉल आउट होता है, जिसकी वजह से जो पार्टनर्स हैं उनके बीच में डिस्प्यूट सा होता है, और उस डिस्प्यूट की वजह से जो पार्टनरशिप फर्म है उसको डिसॉल्व कर दिया जाता है। पार्टनरशिप फर्म का नाम XYZ है। आफ्टर डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, जब वो पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो गई, उसके बाद कोई एक पार्टनर, अगर मान लीजिए 3 पार्टनर हैं, उनमें से कोई एक पार्टनर ये कहता है कि जो XYZ पार्टनरशिप फर्म जो है इसको मैं आगे चलाऊंगा, तो आप जो 2 दूसरे पार्टनर हैं वो कहते हैं कि नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते हो, क्योंकि पार्टनरशिप एक्ट ये कहती है कि अगर कोई पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो गई तो कोई जो अर्स्टवाइल पार्टनर है, जो पहले का जो उसका पार्टनर है, वो उसी नेम को, उसी गुडविल को यूज नहीं कर सकता है। तो वहां पर आप क्या क्लेम करेंगे कि इसको परमानेंटली रिस्ट्रेन कर दिया जाए, कि परमानेंटली ये इस जो पार्टनरशिप फर्म है उसका नाम यूज नहीं कर सकता, उससे उसका फायदा नहीं ले सकता है। ये है आपका परमानेंट इंजंक्शन। नाउ कम टू सेक्शन 39 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, दैट इज मैंडेटरी इंजंक्शन। अब मैंडेटरी इंजंक्शन और इसमें अंतर क्या है इसको समझ लें। मैंडेटरी इंजंक्शन ये है कि जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि वो या तो दीवार खड़ी करने, एक प्रॉपर्टी के ऊपर इंक्रोचमेंट करा, उसके ऊपर दीवार खड़ी करने की कोशिश कर रहा है, या फिर मैंने एग्जांपल दिया था आपसे कि आप साउथ इंडिया गए हैं और साउथ इंडिया की ट्रिप से जब लौटे तो आपके गार्डन में एक वॉल खड़ी हो चुकी है। अब वो इलीगल कंस्ट्रक्शन वो हो चुका है, वो वॉल आपके गार्डन में इरेक्ट किया जा चुका है, तो अब क्या करना होगा, अब उसको डिमोलिश करना होगा। तो उसको डिमोलिश करने के लिए जो इंजंक्शन ग्रांट होगा दैट इज मैंडेटरी इंजंक्शन। उसमें उसको ये ऑर्डर दिया जाएगा कि ये जो वॉल है, ये जो इलीगली कंस्ट्रक्ट किया गया है, इसको डिमोलिश किया जाए। दिस इज व्हाट टेम्पररी, परमानेंट एंड मैंडेटरी इंजंक्शन इज। अब यहां एक चीज और बता दूं, ऑर्डर 39 रूल 2A ऑफ CPC वो ये कहती है कि अगर डिफेंडेंट, जिसको कोई काम करने के लिए मना किया गया है, रेफ्रेन किया गया है, लेकिन फिर भी वो काम करती है, तो ऑर्डर 39 रूल 2A CPC कहती है कि ये दिस विल अमाउंट टू कंटेम्प्ट। अगर ब्रीच ऑफ ऑर्डर होता है, कोर्ट का इंजंक्शन ऑर्डर अगर ब्रीच किया जाता है, उसकी डिसोबीडियंस होती है, तो उस केस में उसको अरेस्ट भी किया जा सकता है, उसकी प्रॉपर्टी को अटैच भी किया जा सकता है और उसको सिविल प्रिजन में भी रखा जा सकता है। इसके विपरीत अगर प्लेंटिफ ने भी इनसफिशिएंट ग्राउंड पर इंजंक्शन ऑर्डर लिया है, गलत तरीके से लिया है, इनसफिशिएंट ग्राउंड्स पर लिया है, तो उस केस में कोर्ट को यह पावर है कि वो उसको, डिफेंडेंट को जो उसकी इंजरी हुई है, जो उसका नुकसान हुआ है, उसके लिए उसको कॉम्पनसेशन भी ग्रांट कर सकती है। तो ये था आपका इंजंक्शन। दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू।